बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को एक क्विज़ दिया था, हो गया वो? कितने नंबर आए? पूरा है? चलिए जी, गुड। यानी इसमें हमने बेसिकली कुछ पूछा था आपसे रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, कि वो फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है। सही है जी, तो आई होप वो आपके लिए क्लियर होगा। अच्छा भाई, वंस यू आर डन विद द डेफिनेशन, सर R2 की सेकंड क्लास अपलोड नहीं हुई? सेकंड क्लास हुई नहीं है, आज है, आज है सेकंड क्लास भाई। चलें जी, आज हम सीख लेते हैं अकाउंटिंग। तो आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं इस चीज़ की। कर लिया। अच्छा भाई, आप मुझे ज़रा ये बताते हैं कि हमने जब लास्ट क्लास को कंक्लूड किया था तो मैंने कहा था IFRS 9 कितने लोगों की बातें करता है? दो। पहला इन्वेस्टर, दूसरा इशूअर। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्वेस्टर के केस में आपने अकाउंटिंग सीखनी थी एक ऐसी कि अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे इक्विटी सिक्योरिटीज में या तो डेट सिक्योरिटीज में, ये दो चीजें सीखनी है हमें इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, और फिर इसी को सीखेंगे इशूअर के पर्सपेक्टिव से। तो हम इन्वेस्टर को पिक कर लेते हैं, और इन्वेस्टर में भी पहले ये इक्विटी सिक्योरिटीज। अच्छा भाई, अब जरा यहां पे देखते हैं। वो कहता यह है कि जब आप इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आप कुछ बातें अपने दिमाग में रखें। वो कहता है ये कि आपको अकाउंटिंग जो अलाउड है वो एक मॉडल है जिसका नाम है फेयर वैल्यू मॉडल। यानी आप अकाउंटिंग कर सकते हैं फेयर वैल्यू मॉडल की। तो बोला सर इसमें नहीं, क्या बात है? वो क्या ये रहा है कि आप अपने शेयर्स को फेयर वैल्यू पे रखना, आप अपने शेयर्स को फेयर वैल्यू पे रखना, पर वो आपको दो मॉडल्स अलाउ कर रहा है। कौन से हैं जरा बताता हूं। पहला फेयर वैल्यू थ्रू P&L और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अब इसका मुझे मतलब समझाना है आपको सबको। वो कह रहा है कि भाई आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रखेंगे तो फेयर वैल्यू पे, इस पे कोई दो राय नहीं है, पर आप अगर फेयर वैल्यू पे रखेंगे तो आप गेन या लॉस पार्क करेंगे या तो P&L में या तो OCI में। अब जरा बात समझ लेते हैं कि OCI क्या है। भाई जैसे आपको अगर मैं एक बैकग्राउंड दूं आपके बचपन का, आप जब PP को खरीदते हैं तो PP को आप कॉस्ट पे भी रख सकते हैं, फेयर वैल्यू पे भी रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो कॉस्ट पे भी रख सकते हैं। यहां पे कह रहा रखना तो फेयर वैल्यू पे, इस पर कोई गुंजाइश नहीं है, पर आपके पास इसी फेयर वैल्यू के अंदर दो गुंजाइशें हैं, या तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI या तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अब जरा बात समझते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय फेयर वैल्यू थ्रू OCI, क्लैरिटी के साथ, क्योंकि हमने तो डेफिनेशन पे भी टाइम लगाया था। फेयर वैल्यू थ्रू OCI का मतलब यह है कि जैसे आप PP के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक किया करते थे, तो क्या वो रीवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट का पार्ट होता था या प्रॉफिट के अलावा डायरेक्टली रिजर्व में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? तो ये भी वही है, पर ये सरप्लस जो आएगा क्या वो PP के ऊपर आएगा या इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर? तो यानी योर सरप्लस कैन अराइव ऑन PP, योर सरप्लस कैन बी अराइज ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट को अगर आप रख रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे, जैसे यहां पे सईदा मुकद्दस कह रही हैं कि इज रीवैल्यूएशन सरप्लस और फेयर वैल्यू आर सेम। नो, फेयर वैल्यू थ्रू OCI समझा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को रखा हुआ फेयर वैल्यू पे और आप उसका गेन या लॉस कहां पार्क करेंगे? OCI के अंदर, तो उस मॉडल का नाम होगा फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे। यहां कब आएंगे, वहां कब जाएंगे, वो मैं भी सिखाता हूं।
पर पहले हम प्रिंसिपली एग्री कर लेते हैं कि भाई अगर आप इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, तो आप ये कहेंगे कि भाई आपको अकाउंटिंग अलाउड है फेयर वैल्यू, कॉस्ट का यहाँ पे चक्कर नहीं है। वो कह रहा है डे 1 पे भी फेयर वैल्यू, बाद में भी फेयर वैल्यू। अच्छा वो कह रहा है, अब एग्जाम्पल देता हूं एक, आपने एक शेयर खरीदा 25 रुपए का, वो हो गया 32 रुपए का, 32 का, गेन कितने का हुआ? 7 रुपए का। वो कह रहा है ये 7 रुपए आप ओसीआई में फेंक देना। इसका मतलब है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, यानी फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, गेन कहां से जाएगा? ओसीआई से। अच्छा ओसीआई से रिटेन अर्निंग में जाएगा या रिजर्व में जाएगा? अलग से रिजर्व में जाएगा। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी। वो कह रहा है कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, बट आपका मॉडल है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, तो आपने 25 रुपए का शेयर खरीदा, वो 32 रुपए का हो गया, तो आप जो 7 रुपए का गेन बुक करेंगे वो पीएनएल में करेंगे, और वो पीएनएल से ऑटोमेटिकली कहां चले जाएगा? रिटेन अर्निंग में। तो ये दोनों मॉडल्स का फर्क है। बेसिकली समझाना ये चाह रहा हूं कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब है चेंजेस ऑफ फेयर वैल्यू विल बी पार्क्ड इन ओसीआई। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मतलब है चेंजेस ऑफ फेयर वैल्यू विल बी पार्क्ड इन पीएनएल एंड पीएनएल से रिटेन अर्निंग। चलें जी, अब एक सवाल सर, इसमें भी यही होगा कि गेन बाद लॉस आया तो पहले गेन नहीं, अभी वो सीखते हैं, इसमें ऐसा कोई केस नहीं है। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर इसमें अगर सरप्लस खत्म हो गया तो क्या पीएनएल का इंपैक्ट आएगा? नहीं, इसमें अगर सरप्लस खत्म हो गया तो आपका नेगेटिव सरप्लस बनेगा, वो इक्विटी में नेगेटिव जमा होता जाएगा, इसमें पीएनएल का कोई चार्ज नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, वो क्यों के जवाब अभी देता हूं। सही, अगेन आज के बाद मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टर इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, आप बोलेंगे यस, रखेगा किस पे? फेयर वैल्यू मॉडल पे। अच्छा फेयर वैल्यू मॉडल पे भी या तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब है रखूंगा फेयर वैल्यू पे गेन या लॉस, रखूंगा फेयर वैल्यू पे गेन या लॉस पीएनएल से यानी उस पे दूसरे वाले पे। सही है जी, ये कॉपी कर लें। इसलिए क्योंकि इसकी एक्टिव मार्केट होती है ना, तो वो कहता है भाई असल पिक्चर बताओ ना कि जितने का शेयर चल रहा है। अच्छा भाई, अब एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। अभी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि दो डिफरेंट मॉडल इजाद क्यों किए गए। जब फेयर वैल्यू पे रखना ही था तो ओसीआई क्यों और पीएनएल क्यों, तो ये समझ लेते हैं। अभी हुआ ये कि कंपनी ने 1000 शेयर्स परचेज किए और एक शेयर परचेज किया 25 रुपीज पर शेयर। अच्छा 1000 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करूं तो हो गया 25,000। कंपनी ने एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से भाई? 25,000 रुपये से, ये बन गई, ये हो गई डे 1। ये क्या हो गया भाई? डे 1। अच्छा पहले दिन पे कॉस्ट और फेयर वैल्यू सेम है, यही है ना, कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू सेम है। हमने कहा अब आप आ जाएं 31 दिसंबर के ऊपर। 31 दिसंबर के ऊपर मैं दो केसेस बना रहा हूं, केस 1 और केस 2। अच्छा केस 1 के अंदर फेयर वैल्यू चली गई लेट से 32 पे, और केस 2 के अंदर फेयर वैल्यू आपकी चली गई लेट से 20 के ऊपर।
लोगों ने पता है करना क्या शुरू किया, बात समझिएगा। जब IFRS 9 नहीं था, लोगों ने कहा अच्छा पहला केस, पहले केस में मैं इधर आ गया, या तो ये होगा या तो वो होगा ना। पहले केस हुआ तो लोगों ने बोला वाह भाई वाह गेन है, इन्वेस्टमेंट डेबिट वैल्यू बढ़ गई ना, PNL में गेन क्रेडिट, कितने का गेन है, 7 रुपए पर शेयर का, तो ये हो गया 7,000। तो हमने कहा 7 इंटू 1,000, ये तो हो गया केस 1। कंपनी ने कहा भाई हम तो गेन में। अच्छा फिर कंपनी ने कहा नहीं भाई नहीं, अब तो सिचुएशन उलट हो गई है, नुकसान हो गया है, तो बोलेगा हम तो थे ही शुरू से फेयर वैल्यू थ्रू OCI में। अच्छा हमने बोला भाई फेयर वैल्यू थ्रू OCI में क्यों, बोला भाई आप देख लें फेयर वैल्यू थ्रू OCI की अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, आपने तो कहा फेयर वैल्यू पे रखो, इसने कहा आप इंसान के बच्चे बन जाओ, या तो ये या तो ये। बात समझ आ रही है, एक चौरंगी को पकड़ लिया तो फिर आखिर तक है। ऐसा नहीं है कि फायदा हुआ तो PNL, नुकसान हुआ तो OCI। तो कंपनीज ने क्या किया, जब नुकसान हुआ करता था तो केस 2 के अंदर OCI को डेबिट किया, नेगेटिव रिजर्व, इससे EPS पे कोई इंपैक्ट, अकाउंटिंग भी हो गई। उसने बोला मैंने तो बोला फेयर वैल्यू पर रखा हुआ है। बात समझ आई, तो वो कह रहा है कि भाई फेयर वैल्यू पे रखो, बट या तो ये चौरंगी या तो वो चौरंगी। तो अगर ये होता सीन, तो आपको क्या लगता है क्या हर कंपनी मैनिपुलेशन करती? तो पहले तो हमने ये समझ लिया वाई दीज टू मॉडल्स, पहले हमने समझ लिया वाई दीज टू मॉडल्स, क्योंकि आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर आप जब फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं तो फिर डिफरेंस क्यों है। तो अगर आप फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आप फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखेंगे या तो फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे। अच्छा वैसे अगर इस केस में देखूं तो ये कितने का लॉस आता, 5,000 रुपए का। तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो रिड्यूस हो गई, पर मसला ये कि लॉस कहां बुक हुआ, तो अब कंपनी अपने हिसाब से चलने लग गई, गेन हुआ तो PNL, लॉस हुआ तो OCI। तो अब स्टैंडर्ड ने कह दिया कि भाई अब इंसान के बच्चे बन जाओ। जब सिक्योरिटी खरीदोगे, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, वो कह रहा है जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे उस दिन आप डिसाइड करेंगे क्या आपकी इन्वेस्टमेंट, जो मैं यहां पे अब अंग्रेजी के वर्ड यूज करूंगा, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। अगर जवाब आता है कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, तो इसका मतलब यह है कि आपने खरीदी ही इसलिए कि खरीदेंगे बेचेंगे गेन कमाएंगे। तो गेन कमाएंगे तो इसका मॉडल कौन सा हो गया, PNL। यानी आपको अगर एग्जामिनर सवाल में लिख के दे कि कंपनी परचेज 10,000 शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी विद द इंटेंशन फॉर ट्रेडिंग, तो वो क्या बोलना चाह रहा है आपको कि फेयर वैल्यू टू PNL का मॉडल है। क्या आपका मकसद यही है, आपके एक्शंस जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपने इससे खरीद के बेच के कमाना है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है, पक्की बात है। चलिए जी, यहां पे हमने लिख दिया स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, तो फिर मकसद ये है कि भाई इससे PNL में कुछ नहीं कमाना, सीधा साधा हिसाब किताब है। इसको आप किस पे रखें, फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे। अच्छा अब एक बच्चे का सवाल आ सकता है इसके अंदर कि सर व्हाट इफ मैं लंबे अरसे के लिए रखना चाहता हूं, तो भी मैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कर सकता हूं। यस, आप फेयर वैल्यू थ्रू PNL करें, रखें लंबे अरसे तक, बट वंस यहां आ गया वहां नहीं जा सकता। वहां आ गया तो आप बोलेंगे सर ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब इन्वेस्टमेंट अप्रूव करेंगे तो उसमें लिख देंगे कि ये इस मकसद के लिए। तो फिर सवाल आपका ये आना चाहिए दूसरा कि क्या बेच नहीं सकते, बेच दें। आप गेम बताता हूं, अगर आप ये कहें कि भाई मैं बेच दूं, तो ये जो OCI में आपका लॉस गया है ना, ये कभी भी PNL में ट्रांसफर नहीं होगा, ये डायरेक्टली कहां जाएगा, अपॉन डिस्पोजल। अपॉन यानी आप ये समझे अभी कितने का लॉस हुआ, 5,000 रुपए का। अभी कितने का हुआ, मैं कहता हूं अगले साल समझो और 5 का हो गया, टोटल लॉस कितना हो गया, ये 10 का लॉस रिजर्व में ही रहेगा OCI में। आपने कहा आपने सिक्योरिटी बेच दी,
तो लॉस कितने का पड़ा हुआ है? क्या आप रियलाइज हो गया? आप क्या करेंगे? OCI क्रेडिट और रिटेन अर्निंग। उसने कहा बेटा तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम PNL को छू के गुजरो, तुमने बोला था वहां तो वहां। तो भाई लोगों ने शोर मचाया कि भाई अब बेच दिया तो क्या करूं? बोला बेच दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने। रिजर्व से उठा के कहां ले जाओ? इक्विटी से इक्विटी में ले जाओ। दिस इज जस्ट लाइक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। यहां पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये यूज नहीं होती। पहले बताओ कहानी समझ आई? यानी सर अभी तो हमने सिर्फ ये फिनोमिना डिस्कस किया है, फिनोमिना डिस्कस किया है कि भाई आप इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, आप उसको किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू पे, या तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI या तो फेयर वैल्यू थ्रू। चलें आज के बाद मैं आपसे पूछूं, व्हेन यू विल कैरी योर इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI? व्हेन इट इज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा तो क्या उस पर गेन आ सकता है? यस। गेन कहां जाएगा? अच्छा मैंने कहा एक साल 5 का गेन, दूसरे साल 5 का गेन, तीसरे साल 5 का गेन, टोटल कितना? कंपनी ने चालाकी की, बोला बेच देता हूं। स्टैंडर्ड ने कहा बेच दो, रिटेन अर्निंग, PNL हिट नहीं होगा। रियलाइज कर लिया हम आपको अलाउ कर रहे हैं, डिविडेंड देना आपने बेशक दें, आप उसको उठा के कहां ले जाएंगे? रिटेन अर्निंग के अंदर। आप उसको कभी भी PNL से मूव, तो इसमें वो अंग्रेजी कहता है रिक्लासिफिकेशन ऑफ गेन्स फ्रॉम OCI टू PNL इज नॉट अलाउड। अच्छा अब एक और चीज, एक सिक्योरिटी खरीदी, मकसद था खरीदना बेचना, तो हो गया हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अच्छा उस पर गेन हुआ तो भी कहां जाएगा? लॉस हुआ। और जब बेच दिया तो कुछ करने की नीड ही नहीं, ऑलरेडी PNL में था, रिटेन अर्निंग में ही था। दोनों बात क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि ये हुआ क्यों, ताकि मैनिपुलेशन ना हो, आप अकाउंटिंग को अपने मफाद के लिए यूज ना करें, जो ट्रू एंड फेयर है वो बता दें। क्लैरिटी है? चलिए जी अब एक दो सवाल। मतलब सर स्ट्रेटेजिक भी बेच सकते हैं, बट सेल पर जो गेन आएगा वो OCI में जाएगा पहले, फिर OCI से कहां जाएगा? रिटेन अर्निंग में। सही है आहिल? हाँ मुकद्दस हमने ये किया भी यहां पर कि दूसरे केस के अंदर मैंने एग्जाम्पल दी कि कंपनीज ने क्या करना शुरू किया था, फायदा हुआ तो PNL, लॉस हुआ तो OCI। तो वो बताया मैंने कि ऐसा अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, वो आपको अकाउंटिंग मैनिपुलेशन से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। हाँ जी चलें अगली स्लाइड पे। चलें जी अब हम पहले अकाउंटिंग सीखते हैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अच्छा भाई फेयर वैल्यू थ्रू OCI कह रहा हूं जब मैं, तो व्हाट डज इट मीन कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किसके लिए रखा हुआ है? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है। आगे जी हमने कहा कि कंपनी ने शेयर्स परचेज किए 1500 शेयर्स, सही जी, एट द रेट ऑफ 27 पर शेयर। ये हिसाब किताब हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई कंपनी ने फर्दर 500 शेयर्स परचेज किए ऑन 31 मार्च 2023। ये हम कह रहे हैं कि भाई जनवरी 1 2023 की कहानी है ये हो गया। कितने शेयर की परचेज हो गई? 2। अच्छा फिर जिस कंपनी के शेयर परचेज किए थे, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इन्वेस्टी कंपनी ऑन अगस्त 1 2023 एट द रेट ऑफ 10%। सही जी। और फिर हम कह रहे हैं कि हमारी कुछ प्राइस
डिटेल्स हैं। हमने कहा जनवरी 1 2023 पे हमारा एक शेयर चल रहा था 27 का, इकतीस मार्च 2023 पे चल रहा था 33 का, और 31 दिसंबर 2023 पे शेयर चल रहा है 36 का। ये कुछ हमारा डेटा है, इसको आप कॉपी कर लें। सर अगर कंपनी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हैं तो कंपनी के डिफरेंट अच्छा देखो, एक बच्चे ने पूछा कि सर कंपनी की अगर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं तो क्या कुछ सिक्योरिटीज़ फेयर वैल्यू थ्रू OCI और कुछ फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे हो सकती हैं? यस, तो उसकी अकाउंटिंग उसके हिसाब से होगी, उसकी अकाउंटिंग उसके हिसाब से होगी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। नहीं, एक ही कंपनी के नहीं हो सकता ना। हाँ, एक ही कंपनी के नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कंपनी के शेयर्स परचेज करो, बोलो उसमें से आधे इधर हैं आधे उधर हैं, ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो वाइज है कि पूरा पोर्टफोलियो आप देखेंगे। ऐसे तो किसी कंपनी पे गेन आने लग जाए, मैं बोलूँ यार मैंने आधे इसके लिए लिए थे, तो वो नहीं अलाउड। सही है जरीर? हाँ जी, ये हो गया कॉपी। चलें जी, अब इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एप्लीकेबल इज 1.5%। चलें जी, अब इस बेस के ऊपर हमें ये सॉल्व करना है। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि जनवरी 1 2023 पे हमने ये शेयर्स परचेज किए हैं। अब प्लीज़ आप पहले इधर देखिएगा, जनवरी 1 2023 पे आपके एक शेयर की फेयर वैल्यू चल रही है 27, पर जब मैं ये शेयर परचेज करने जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट नहीं खरीद सकता, बीच में आता है ब्रोकर, तो उसके लिए वो मुझसे लेगा अपना कमीशन, जिसको हम कहते हैं इस ट्रांजैक्शन को करने की कॉस्ट। तो उसने कहा मैं एक शेयर पे आपसे 1.5% लूंगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इस पे एम्बेड कर दिया। तो मुझे बताओ 27 का 1.5% कितना बनता है? 0.405। तो कोई आपसे पूछे कि आपको ये शेयर कितने का पड़ गया, तो आप बोलेंगे 27.405। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर शेयर। अच्छा भाई, हमने कहा कि अब हम इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। 27.405 इंटू 1500, ये कितना आ गया जी? 41,107.5। ये आ गया 41107.5। अच्छा, इस चीज़ से हमें एक सीख मिली। सीख ये मिली कि आपको ये IFRS कहता है कि इनिशियल रिकॉग्निशन ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा शेयर होती है, टोटल भी होती है। चलें, अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक बच्चा कह रहा है कि सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप टोटल पे लगा दें। आपको अगर बेवकूफ़ी करनी थी तो आप एक काम करें, 27,000 को पहले मल्टीप्लाई करें 1500 से और फिर उस पर लगा दें 1.5% और फिर प्लस कर ले आंसर। ये मैं एक शेयर में बेटा इसलिए करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि एक शेयर कितने का पड़ गया था आपको। सही है जी, ताकि टोटलिटी में आपको मसला नहीं हो। एक एक शेयर का हिसाब लेके चलोगे ज़िंदगी आसान रहेगी। चलिए जी, हमने कहा IFRS 9 कहता है कि आपकी जो इनिशियल
रिकॉग्निशन है, वुड बी एट फेयर वैल्यू प्लस, ये आपका पहला प्रिंसिपल हो गया। जैसे पीपी में होता है ना, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ये इनिशियल रिकॉग्निशन सीख ली। यानी आज के बाद मैं पूछूं आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के मॉडल के अंदर हैं और आपने पहले दिन पे कैपिटलाइजेशन करनी है, तो उसमें फेयर वैल्यू कैपिटलाइज होगी या इंक्लूसिव ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट? इंक्लूसिव ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऐसा ही है भाई। तो इनिशियल रिकॉग्निशन वुड बी एट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, अब तुमने बता दिया तो मजा आ जाएगा। सब्सिक्वेंटली ये किस पे मेजर होगा? फेयर वैल्यू पे, सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पे। और गेन और लॉस कहां से जाएगा? ओसीआई से। वेरी गुड यार। तो हमने कहा कि चलिए भाई अब हम आ गए, सब्सिक्वेंट तो बाद में आएंगे। अब हमने कहा कि अब आप जाए 31 मार्च पे, 31 मार्च पे। अच्छा, अब 31 मार्च पे आया 2023 पे, तो एक शेयर कितने का चल रहा है? 33 का। हमने कहा अब मैं आ गया 31 मार्च 2023 पे, यहां पर एक शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है? 1.5% कितना बनता है? 0. सही है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट चेंज हो गई, फेयर वैल्यू भी चेंज हुई ना, तो जितनी हिसाब की सिक्योरिटी होगी उस हिसाब से वो कमीशन चार्ज करेगा। चलिए जी, हमने कहा 33.495। चलें जी, ये बात भी समझ आ गई। अब हमने कहा कि भाई हमने मजीद शेयर्स खरीद लिए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी और मजीद शेयर्स आ गए ना मेरी किताबों में। तो मैंने कहा 500 इंटू कितना आ गया? 747.5, 16747.5, ये आ गया जी। अच्छा भाई सर, आपने अब कितने शेयर्स खरीद लिए? 2 चंक्स में, एक तो 1500 पहले और बाकी 500 बाद में। अच्छा, अब एक बच्चे का सवाल आता है मेरे पास कि सर हमने पिछले शेयर्स जो खरीदे हुए थे, क्या मैं उसको मार्क टू मार्केट करूं? नहीं करना। मार्क टू मार्केट का मतलब है फेयर वैल्यू पे लेके आऊं? नहीं। आज के बाद जब मैं वर्ड यूज करूं मार्क टू मार्केट, तो मार्केट वैल्यू पे नहीं लाना उसको, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग डेट नहीं है। बिला वजह अपने पेजेस को, अपने दिमाग को ज़ाया नहीं करना। अकाउंटिंग कब होती है? ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। लिख लो अपने पास, अकाउंटिंग होती है ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर नहीं। मुकद्दस आप जो है ना 4 डेसिमल प्लेसेस को कोशिश कीजिएगा लेके चलें। हाँ भाई, हमने क्या लिखा? अकाउंटिंग होती है कितनी डेट्स के ऊपर? 2 डेट्स के ऊपर, एक ट्रांजैक्शन डेट और दूसरा रिपोर्टिंग डेट। अभी आपके सामने 2 ट्रांजैक्शन डेट्स ही हैं। रिपोर्टिंग तो है 31 दिसंबर, तो अननेसेसरीली बिला वजह पिछले को रीवैल्यू करोगे भाई, एक साथ कर लेना। यानी यूं समझो कि एक चीज को 27 से 33 पे लाऊं और 33 से 36 पे लेके जाऊं, या इससे अच्छा 27 से जाए 36 पे जाऊं, बात एक ही है, क्योंकि रिपोर्टिंग तो नहीं आई ना बीच में। ऑनलाइन वालों पहले बताओ, बात क्लियर है जल्दी से? ओके जी, ये कहानी हो गई। अब हम पहुंच चुके हैं इस इवेंट वाइज में, ये हो चुका मेरे पास, सही है जी, ये एंट्री बन चुकी है और ये एंट्री बन चुकी है। अब आ जाए डिविडेंड पे। वो कह रहा है कि जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टी कंपनी, उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है कितने % का? 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अच्छा, जब मेरे बच्चों उसने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो उसने तो अपने तमाम शेयर होल्डर्स को किया होगा। अच्छा, पहले उसका बन के सोचते हैं, जो हमने FAR 1 पे सीखा है, उसने एंट्री बनाई होगी रिटेन अर्निंग डेबिट, नहीं, रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट। उसने तो रिटेन अर्निंग को डेबिट किया होगा ना, उसके लिए तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो उसने रिटेन अर्निंग को डेबिट करके कैश को क्रेडिट किया होगा अपने तमाम शेयर होल्डर्स के लिए। मैं क्यों बच्चों की तरह से समझाऊं, क्योंकि तुम्हारा तो पहली बार है ना इन्वेस्टमेंट्स का चैप्टर। मुझे क्या वो पूरा डिविडेंड मिलेगा या मेरा हिस्सा? हमारा हिस्सा। अच्छा, तो अब मुझे ये भी नहीं पता
कि मैंने उस कंपनी में कितने % शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, पर मैं एक सिर्फ काम कर सकता हूं। प्लीज समझिएगा, ये नहीं समझ आया तो रिकॉल करवा लीजिएगा। डिविडेंड की डेट क्या है? August 1। ये है डिविडेंड की डेट। अच्छा, मेरा ये मानना है कि मेरे पास 1500 शेयर्स हैं या 500 और हैं, तो कुल मिला के 2000 शेयर्स हैं। क्योंकि डिविडेंड मिलने से पहले मैं इस पे था। अच्छा, एक शेयर की पार वैल्यू 10 है, तो कितने हो गए? इस बात को मानते हो कि उसके शेयर कैपिटल में ये 20,000 का शेयर कैपिटल भी होगा, जिसका इतना हकदार मैं हूं। तो जब उसने अपने तमाम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया होगा तो इस 20,000 पे भी दिया होगा, ऐसा है। तो मैंने यहां पे 10% से मल्टीप्लाई किया, इसको 2000 आ गया, यानी उसने टेक्निकली 2000 रुपये का डिविडेंड मुझे दिया होगा। तो सर 10 से ऊपर क्यों मल्टीप्लाई किया? वो नंबर ऑफ शेयर्स थे, मुझे कैपिटल निकालना था। ये है शेयर कैपिटल्स माय शेयर, कंपनी शेयर, या इसको यूं लिखते हैं इन्वेस्टर का शेयर, ऐसा ही है। ये इन्वेस्टर का शेयर है कि भाई इन्वेस्टर उस पूरे शेयर कैपिटल में इतना हिस्सा रखता है, और उसके हिसाब से मुझे ये मिल गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक बच्चे कंफ्यूज हो गए। देखो भाई, एक शेयर इतने का नहीं है, वो तो मार्केट वैल्यू है। अब आप अगर FAR1 की दुनिया में जाएं तो डिविडेंड किस पे मिलता है? पार वैल्यू पे। बाकी तो प्रीमियम होता है ना, उस पर आपको रिटर्न नहीं मिलता। अगर शेयर होल्डर को चाहिए सर इसमें मंथ अपोर्शन नहीं करता, अच्छा डिविडेंड के टाइम अपोर्शन होता है कभी? नहीं, वो वन टाइम होता है। दिस इज नॉट द इंटरेस्ट, ये वन टाइम है, सीधा सीधा मिलेगा। चलें जी, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बात क्लियर है? जल्दी से, हाँ जी। ओके, अब मुकद्दस ने क्या पूछा है? 10 क्यों? भाई मुझे एक बात बताओ, पार वैल्यू है ना। अब इस सवाल में मैंने क्योंकि बताया हुआ नहीं है तो मैं खुद कह रहा हूं कि इसमें पार वैल्यू कितनी है? 10 है। क्योंकि हमने देखो FAR1 पे भी सीखा हुआ ये कि आप जब डिविडेंड देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स पे देते हैं या शेयर कैपिटल पे, जिसमें कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। तो मैं कह रहा हूं कि इस कंपनी के 2000 शेयर्स मैं रख के बैठा हूं, तो वो 2000 शेयर्स का इक्विवेलेंट कैपिटल कितना होगा? 20,000। तो उसने जब 10% का डिविडेंड सबको दिया है तो उसमें इस 20,000 पे भी मिला होगा, तो मेरी जेब में इतना आना चाहिए, तो मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया। क्लियर है? हाँ जी, अब क्लियर है? ओके जी, गुड। तो अब मैं बीइंग अ इन्वेस्टर एक एंट्री बनाऊंगा, कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट 2000 रुपये से। अच्छा, मजे की बात है कि ये जो मॉडल है वो है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, बट इसके अंदर ये जो डिविडेंड इनकम है वो कहाँ लेके जाऊंगा मैं? क्योंकि वो कहता है PN डिविडेंड इनकम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो जेन्युइन इनकम है, इस पर आप मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकते। डिविडेंड इनकम पे आप मैनिपुलेशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है, वो तो वो डिक्लेयर करेगा ना। आपका कंट्रोल किस पे? फेयर वैल्यू पे। वैसे फेयर वैल्यू पे भी नहीं, फेयर वैल्यू की अकाउंटिंग पे। तो उसने आपको वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI PNL नहीं कर सकते आप इधर उधर। हाँ, पर डिविडेंड मिल रहा है, वो जेन्युइन है, वो सीधा सीधा कहाँ जाएगा? PNL में, इस पर कोई मना नहीं है। चलिए जी, ये हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, PNL में चला गया। अच्छा, अब इवेंट वाइज चले तो 31 दिसंबर 2023 के ऊपर आप आ गए। अच्छा, प्लीज समझिएगा फोकस के साथ। अब मैं यहां पे एक वर्किंग कर रहा हूं, लॉट 1, लॉट 2, मैंने यहां पे लिख दिए शेयर्स। अच्छा, मैंने कहा जो शेयर्स है मेरे 1500, 500,
हम यहां पे लिखते हैं लास्ट कैरिंग अमाउंट, जब हमने लिया है तब से लेके अब तक कितने पे मौजूद है। तो मैंने यहां पे बात समझिएगा, मैंने यहां पे कहा 27 पॉइंट यही था। अच्छा भाई, और ये कितना था? 33.495। मैंने कहा भाई अब इसका हाल ये है कि इन सबको किस पे जाना है? फेयर वैल्यू पे। अच्छा वो 36 है, इसकी भी 36 है। अच्छा आपको गेन हो गया, और मैं यहां लिख रहा हूं पर शेयर। पहले वाली लॉट में कितना हो गया? 8.595 और ये 565 505। ओके जी, अब मैं काम करूंगा कि भाई ये जो पर शेयर का गेन है उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ भाई, हमारे पास इसका कितना आ गया टोटल? 892.5। ओके जी, और ये 112। ओके 1252। ये टोटल कितना हो गया? 14145। अच्छा अब पता ही एंटिटी क्या एंट्री बनाएगी। ये तो बैकएंड की वर्किंग होती है किसी भी एंटिटी की, कोई भी कंपनी होती है, 1000 स्क्रिप्ट होती हैं तो 1000 की ऐसी वर्किंग होती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, हम एक एंट्री बनाएंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट OCI क्रेडिट, हमने कहा 141415 है, हमने कहा 14145। अब ये आपने कहा था शुरू में कि सर ये मॉडल है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तो आपने रखा हुआ देखो इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स को किस पे है? फेयर वैल्यू पे। पर चेंजेस कहाँ से लेके जा रहे हो? OCI से। वो ये आ गया। क्या इसके अंदर दोनों स्क्रिप्ट्स का OCI है? होना भी चाहिए। तो आप ऐसे क्यूमुलेटिव एंट्री बनाएंगे, वर्किंग ऐसे करेंगे। तो आप मुझे खुद बताएं, हमने एक एडिशनल स्टेप को फॉरगो किया, वो जब जिस दिन मैंने मजीद शेयर्स खरीदे थे उस दिन पुराने शेयर्स को रीवैल्यू करना भी नहीं चाहिए। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि आप ब्रोकर का अमल दखल नहीं है। ब्रोकर का अमल दखल कब आता है? जब परचेज करने जाएंगे। क्लियर है? इसको कॉपी कर लें भाई। बताओ इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर का अमल दखल नहीं है। क्योंकि आप भाई आप अगर मार्केट वैल्यू देख रहे हैं तो खुद देख लेंगे ना, ब्रोकर को कॉल तो नहीं करोगे बता कितनी प्राइस चल रही है। सही है जी, तो इसलिए ये रही पिछली स्लाइड। अच्छा पिछले बैचेस तक मैं इसमें डिस्पोजल भी सिखाया करता था, पर अभी आपकी स्टडी डेस्क में मैंने देखा है कि वो डिस्पोजल आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो हम सिर्फ एक्विजिशन और मार्क टू मार्केट की एंट्रीज करेंगे। सही है जी। पर डिस्पोजल का मैंने आपको बता दिया है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कि अगर बेच भी देते तो ये जो OCI का गेन है ये रिटेन अर्निंग में चला जाएगा आज तक का जितना है। सही है जी। ये हो गया कॉपी। मैं चेक कर दूंगा। मुकद्दस आप मुझे याद दिलवा दीजिएगा। यार एक तो 1 घंटे की क्लास इतनी छोटी होती है, मज़ा ही नहीं आता ज़िंदगी में। 2 घंटे की होनी चाहिए ना आप लोगों की क्लास। क्लास ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा आपको FAR2 के कोर्स की नौयत का नहीं पता? कहाँ रख रहा हूँ? तो पहली एक तो क्लास ली है मैंने अभी। आपको मेरा इश्क टूवर्ड्स FAR2 अभी तक तो पता ही नहीं है। नहीं इसमें ज़्यादा है, लिटरली बायस नहीं हूँ।
मैंने अपने करियर की शुरुआत FAR 2 से की है, ऐसे मैं कैसे इसको भाई, इसका एक एक सवाल मेरा हाथ का खुद का बनाया हुआ है। FAR 1 में तो मैं बाद में आया था मजबूरी में, मजबूरी भी तब कि जब यहाँ पे कोई था नहीं तो मुझे कहा कि तुम पढ़ाओगे। हाँ तो वो फिर उसमें आया था मैं, मेरा तो पहला इश्क ही है। आप इसमें अब जब आगे जाएंगे ना, यू विल फील लाइक कि आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि आपको कोई मुश्किल लगे। मैं कह रहा हूँ ना, जो 4 हुक्म के इक्के हैं, जो सबसे मुश्किल है वो सबसे आसान होता है। बहुत काम किया उस पर मैंने, तो ये फ़र्क है। FAR 2 का गेम अलग है। अभी तो नहीं किया ना क्लैश, पहले भी था इसलिए मैंने हटा दी थी। मैंने तो फिर मैंने कहा मैं ऑफिस की मीटिंग ले लेता हूँ। हाँ हाँ, तो आप सेम टाइम पे नहीं कह रही ना, सेम टाइम पे नहीं हूँ। हाँ ऐसे ही रखेंगे अब इंशाल्लाह। हाँ ऐसे ही रखते हैं, सही है। हाँ जी हो गया डन। चलें जी, ये रहा आपके पास एक मासूम सा सवाल। आई होप आपको ये विजिबल है। ये बुक मैंने जो अभी तो पब्लिश नहीं हुई, हाँ उसमें सब है, उसमें सब है। तो आप कॉपी नहीं करें, आप यहीं से देख लें। फेवरेट तो उसे, क्योंकि सीखा ही वही है ना अभी ने। यार कोई भी नहीं होगा आयल इशू, बट ये है कि आप देख लो आपकी फ्रीक्वेंसी अगर दोनों पे मैच है तो सही है। सही है, सही है। क्लासेस और फॉर्म को एक साथ कैसे मैनेज करते हैं भाई? ऐसे ही अभी रात भर फॉर्म तक बैठेंगे फिर देर तक ये होगा। कल भी मैं, हालांकि मेरा बेटा बीमार है, वो हॉस्पिटल में, उसको शॉर्ट इन्फेक्शन है ना, तो अब तो माशाल्लाह सही हो गया। तो मैं पहले 12 बजे हॉस्पिटल से निकला, फिर मुझे एक रिव्यू करना था क्योंकि मुझे आज रिपोर्ट देनी है एक, तो मैं कॉल पे वहाँ पे हॉस्पिटल में भी रिव्यू कर रहा था बैठ के। तो मतलब इट्स यू दैट यू कैन मैनेज, आपको कैसे भी करके मैनेज करना चाहिए। फिर घर पे आया 2 बजे, फिर तैयारी की क्लास की कि भाई तुम्हें कैसे बताना है आज क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। फिर 3 साढ़े 3 बजे सोया, फिर सुबह वापस हॉस्पिटल गया, फिर FAR 1 की क्लास पर ये, फिर ऑफिस। तो आप मैनेज करते हैं, मतलब मैं ट्रैवलिंग को भी ज़ाया नहीं करता। ट्रैवलिंग में भी मैं ज़रा रिव्यू करता हुआ जाता हूँ लोगों को कि भाई ये आपकी मल्टीटास्किंग करने की रीज़न तो यू कैन से कि पैशन टूवर्ड्स वर्क या ऑनेस्टी टूवर्ड्स वर्क, ये हो सकता है। और क्या है, और तो कुछ भी नहीं है। हाँ जिम भी है ना, जिम तो जाते हैं, जिम तो मिस नहीं करता मैं कभी। मैं जिस पोजीशन पे आ गया हूँ उस पर नहीं है ना, मतलब मैं अब जाहिर सी बात है जिस पोजीशन पे हूँ तो वहाँ पे मुझसे ये पूछा जाता है कि काम कब तक होगा। तो मेरी टीम जो है ना 70 लोगों की है, 70 हो गई है अब, पहले 25 थी, 30 35 40 70 की हो गई है। तो अब वो 70 लोगों की टीम ऐसी है कि वो मेरे हिसाब से चलती है, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो मेरे हिसाब से चलते हैं। यानी इफ़ आई वांट कि मुझे 3 बजे रिव्यू करना है तो 3 बजे रिव्यू कराते हैं मेरे हिसाब से। उन्होंने अपने शेड्यूल को क्या किया है, चेंज कर दिया है। तो मैं वो सजेस्ट कि आप इतने कामयाब हों कि आप लोगों को अपने हिसाब से चेंज करें। मंथली रेवेन्यू मेरा कुछ भी नहीं है यार, मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ। हाँ सब फॉर्म का है। हाँ बिल्कुल आए हमारी टीम में इंशाल्लाह। द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट दैट आई हैव इन माई टीम। आप भी आएंगे इंशाल्लाह। क्लास में वैसे अब मैं वो इस्लामाबाद भी चक्कर लगाऊंगा एक आध महीना ना आगे जाके। हाँ जी, फेयरवेल थ्रू OCI से करना। ये तो इलस्ट्रेशन है ना बेसिक। सैयदा आप यहाँ से करेंगे। पार वैल्यू 10 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इट इज 10। हो गया।
हाँ भाई, हमने कितने शेयर्स लिए हैं? 15,000। ओके जी, पहले तो बताएंगे फेयर वैल्यू है 28 पर शेयर, 0.28 की आ गई आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, ये आ गया 28.28, ऐसा ही है। अच्छा भाई, 28.28 ये आ गया। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई हमने क्योंकि 15,000 शेयर्स लिए हैं इसके, और हमें ये ऐसे पता लगा कि सामने वाली कंपनी का जो कैपिटल है वो 1 मिलियन है, एक शेयर है इसका पार वैल्यू 10 की, तो आ गए 1 लाख शेयर्स। इसमें से मैंने कितने बाय किए? तो ये हो गया 15,000, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 28.28 से, 424 एग्जैक्ट। ओके जी, तो एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, 424,200। ओके जी, और आपके पास से कैश चला गया 424,200 का। यहाँ तक क्लैरिटी है? इनिशियल रिकॉग्निशन हो गई फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर। चलें जी, ये भी मामला हो गया इस एंट्री का। अब आपने कहा भाई बीच में आया जून 1 पे डिविडेंड, यह है 2018। अच्छा, जून 1 2018 के ऊपर जो आपको डिविडेंड मिला तो आपने कैश डेबिट करके डिविडेंड इनकम क्रेडिट की होगी। अच्छा, कैश डेबिट करके डिविडेंड इनकम क्रेडिट ऐसे की होगी आपने कि सामने वाली कंपनी का 1 मिलियन का जो कैपिटल है उस पर 20% का डिविडेंड है, और उस पर आपका हिस्सा कितना है? तो कितना आ गया? हाँ, सिर्फ अपना हिस्सा, क्योंकि देखिए आप तो इन्वेस्टर की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो आप अपना हिस्से अपने शेयर्स निकाल के भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया इस वाली केस के अंदर, मैंने देखा उस सामने वाली कंपनी का पूरा कैपिटल कितना है, उसने सारे शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया, 2 लाख रुपए का। उस 2 लाख रुपए में मेरा हिस्सा कितना है? 15%, तो ये आ गया। तो पहले वाली केस में इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पूरा कैपिटल पता नहीं था, तो हमने सीधा सीधा निकाल लिया। ये ऑनलाइन वालों, यहाँ तक कोई मसला? चलें जी, ये डिविडेंड भी डन हो गया। अब आ गए हम 31/2018 पे। चलें जी, 31 दिसंबर 2018 के ऊपर आपने कहा यहाँ पे आ गए शेयर्स, और वो कितने थे आपके? 15,000। लास्ट कितने कैरी हुए थे? 28.28। फेयर वैल्यू 35। अच्छा, आपका आ गया गेन 35 है। ओके जी, गेन कितना आ गया? 6 यहाँ पे एक सवाल आया कि सर हमारे पास, सर इसमें कोई टैक्स की डिडक्शन अकाउंटिंग रिक्वायर तो होती है डिविडेंड पे? देखो, टैक्सेशन की डिडक्शन तो होती है, पर आप इनकम तो ग्रॉस पे बुक करेंगे ना, टैक्स नीचे दिखाएंगे। यानी बात समझे, देखें टैक्स की डिडक्शन हो गई, उसका मैं मना नहीं कर रहा, तो उसकी अलग से एंट्री बनती है ना, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और आपका जो विथहोल्डिंग टैक्स है वो गया, उसकी एंट्री अलग से बनती है। तो हम इस चीज़ को क्लियर करें। सवाल अच्छा पूछा है इन्होंने, देखो बात समझिएगा। अम्मार कह रहे हैं, सुनो सब सुनना बच्चों इधर प्लीज़, हाँ फोकस के साथ। अम्मार कह रहे हैं सर टैक्स पे भी तो विथहोल्डिंग हुई होगी, भाई आपको डिविडेंड मिला है उस पर टैक्स भी तो लगा होगा, पर टैक्स आपको बॉटम लाइन पे देना है ना, तो इनकम तो ग्रॉस पे दिखाऊंगा, फिर नीचे टैक्स माइनस करके दिखाऊंगा इसके ऊपर टैक्स इतना है, और उसके लिए अलग से चैप्टर भी हमारा IAS 12 डेफर टैक्स, इनकम टैक्सेस, वो वहाँ सीखेंगे। क्लियर है? तो सवाल अच्छा था बिल्कुल कि भाई क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनकम तो ग्रॉस पे आएगी, जो सेल्स वगैरह बुक करते हैं टैक्स तो आखिर में देते हैं ना, तो सब निकाल के टैक्स आएगा आखिर में। सही है?
अच्छा भाई, आपने कहा टोटल कितना है आयल, आप बता रहे हैं कि 100,800। तो आपने यहाँ पे एक एंट्री बना दी, इन्वेस्टमेंट और OCI। हाँ भाई, यहाँ तक क्लैरिटी है। चलें जी, ये तो हो गया हमारा फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अच्छा, अब अगर मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग का पेपर है तो हमें रिपोर्टिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा, आपको रिपोर्टिंग ने बहुत तंग किया होगा FAR 1 में। हम बनाएंगे अब बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स। अच्छा, कोई आपसे पूछे आपकी इन्वेस्टमेंट किस पे कैरी हो रही है, फेयर वैल्यू पे, तो मैं सिंपल एक काम करूंगा। मैंने कहा अगर मेरे 15,000 शेयर्स हैं तो वो 15,000 शेयर्स कैरी हो रहे हैं 36 पे या 35 पे, कितना आता है? 520। अच्छा, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट कि तुम लोगों ने सही किया है, आप सिंपल एक काम करें, कैलकुलेटर उठाएं, 424 200 में ये प्लस कर लें, यही बनता है। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस पे कैरी किया हुआ है, फेयर वैल्यू पे। और एक और चीज, अब यहां पे क्या डाल रहा हूं मैं, इक्विटी। बात समझ आई? चलें जी, अब आपने कहा कि रिटेन अर्निंग, ये 30,000 की कहानी समझ आई? ये आ गए आपके बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स। ऑनलाइन वालों पहले बताओ, ये बात क्लियर है? क्योंकि वो आपको ऐसे हो सकता है कि 3-4 अकाउंटिंग दे और बोले बताओ सबको अकाउंट फॉर करने के बाद बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, तो ये रहा एक्सट्रैक्ट्स हैं आपके रिपोर्टिंग के साथ साथ। रिटेन अर्निंग इज बेसिकली डिविडेंड, अभी बताता हूँ ना, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ना P&L के एक्सट्रैक्ट्स। अच्छा, P&L के एक्सट्रैक्ट्स के अंदर एक ही इनकम आएगी, तो फेयर वैल्यू गेन क्यों नहीं आ रहा? OCI में आपने कहा भाई डिविडेंड इनकम आ गई आपकी 30,000 रुपये, ये 30,000 रुपये की डिविडेंड इनकम आपकी ऑल टुगेदर रिटेन अर्निंग में आ गई, सही है। अच्छा, इसके बाद आप एक बनाते हैं स्टेटमेंट जिसका नाम है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और यहां पे आप लिखते हैं सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना है? तो जैसे इनकम स्टेटमेंट बनती है वैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनता है अलग से, और ये जाके कहां जमा हो गया? रिजर्व में। अच्छा, एक और बात बताओ, तुम लोग ने सबने सही बता दिया, मजा आ जाएगा। अगले साल आपको फिर 1 लाख रुपए की इनकम हो गई, तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना आएगा? 1 लाख ही आएगा, फॉर द ईयर बनती है। और बैलेंस शीट में कितना आएगा? दोनों को प्लस करके। तो यानी जैसे आप स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनती है। एक और बात, अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हो तो आपका पीपी भी रीवैल्यू हो जाए तो वो इनकम भी इसमें आएगी अलग से। पर यहाँ पे सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट वो जाएगा सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी। तो ये रिपोर्टिंग सीखना बहुत लाजमी है कि आपको पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पार करनी है।
हमारी क्लास 12:30 तक है ना? बस अच्छा, तूने शेड्यूल भी करा दिया फ़ौरन। चलो हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है यानी सही जी। इसका होमवर्क आ जाएगा तो प्लीज़ वो करके भेजिएगा सोच के, क्योंकि उसमें 2 सालों की वर्किंग होगी। सेट है जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। फेयर वैल्यू थ्रू OCI ख़त्म, इतना ही था, डिस्पोजल है नहीं। सही जी, चलें, अल्लाह हाफिज़।